आज की कहानी है धोखेबाज माँ। सुमित्रा आज बहुत खुश थी और सुबह से ही अपने बेटे विकास के आने की तैयारी में लगी हुई थी। उसका बेटा विकास दिल्ली से एमडी करके डॉक्टर बनकर लौट रहा था और अब तो उसे दिल्ली के ही बड़े अस्पताल में नौकरी भी मिल गई थी। और इस खबर को सुनकर सुमित्रा और उसके पति कैलाश जी की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। आज विकास बड़े महीनों के बाद घर लौट रहा था, तो सुमित्रा ने अपने आस पड़ोस और कुछ रिश्तेदारों को भी उसके आने की खुशी में बुला लिया था। और इन्हीं तैयारियों में वह पिछले 2-3 दिनों से जुटी हुई थी। विकास ने आकर जैसे ही माता पिता के चरण स्पर्श किए, सुमित्रा ने उसे गले लगाकर उसका माथा चूमा और उसे ढेरों आशीष दे डाले। सुमित्रा ने आज सारी उसकी पसंद की चीजें बनाई हुई थी। पहले भी जब वह हॉस्टल से घर आता तो सुमित्रा उसी की पसंद की चीजें ही बनाया करती और जितने दिन भी वो रहता उसके आसपास ही घूमती रहती और उसे प्यार और मनोहार से अपने हाथों से खाना खिलाती। विकास अक्सर उसे कह देता, माँ अब मैं बच्चा थोड़ी हूँ। लेकिन सुमित्रा क्या करती, वह तो माँ थी ना, अपने मन को कैसे समझाती। खैर, शाम को सुमित्रा के घर उसके पड़ोसी और रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। विकास ये सब देखकर हैरान था, तो सुमित्रा बोली, अरे इतना बड़ा डॉक्टर बन गया है और इतने बड़े अस्पताल में नौकरी लगी है, तो पार्टी तो बनती है ना। माँ की बात सुन विकास मुस्कुरा उठा और सभी लोग आकर विकास को बधाइयाँ देने लगे और कहने लगे, तेरा जैसा बेटा तो हर घर में होना चाहिए। एक दो रिश्तेदारों ने तो अपने बच्चों को विकास से सीख लेने की सलाह भी दे डाली। सुमित्रा भाग भाग कर सारे इंतजाम देख रही थी और उसके पति कैलाश जी की भी उसका साथ दे रहे थे। विकास अपने माता पिता की इकलौती संतान था और इसीलिए सुमित्रा और कैलाश जी की खुशी तो देखते ही बनती थी। अकेली औलाद अगर जीवन में सफलता हासिल कर जाए तो माँ बाप को और इससे ज्यादा क्या चाहिए। इस बात को वहां उपस्थित सारे लोग जानते थे। कुछ देर बाद एक पड़ोसी ने विशाल से पूछा, और बताओ बरखुरदार, दिल्ली में तो तुमने बड़ी मेहनत की। अपनी मेहनत का राज कुछ हमें भी बताओ, ताकि हम अपने बच्चों को भी कुछ सीख दे सके। और हम तो हमेशा तुम्हारे ही उदाहरण अपने बच्चों को देते हैं। हम जानते हैं कि मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के लिए तुमने कैसे दिन रात मेहनत की थी और आज इस छोटे से शहर का एक लड़का दिल्ली में एक बड़ा डॉक्टर बन गया, तो हम सबके लिए ये एक गर्व की बात है। हाँ बेटा, ये बात तो है, मेहनत तो तुमने बहुत की और तुम्हें उस मेहनत का आज फल भी मिला, एक रिश्तेदार ने आगे कहा। हाँ, ये बात सच है कि मैंने मेहनत बहुत की और उसका परिणाम भी मुझे अच्छा मिला, लेकिन इस मेहनत के पीछे किसी और का भी हाथ है। विकास बोला, किसका हाथ है बेटा, जरा हमें भी तो पता चले। एक और रिश्तेदार ने पूछा। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये मेरी इस धोखेबाज माँ के कारण ही है, विकास ने सुमित्रा की तरफ देखते हुए कहा। सबकी आंखें एकदम से फटी रह गईं और सुमित्रा के कान जैसे सुन हो गए। धोखेबाज माँ, ये उसका बेटा उसे किस उपाधि से नवाज रहा है? क्या मैंने इसे धोखा दिया, और किस बात का धोखा? एकदम से सुमित्रा के मन में कितने सारे विचार उमड़ने शुरू हो गए और वह फटी हुई आंखों से अपने बेटे की तरफ देख रही थी। उसने भरी महफिल में ये बात कह दी थी। ये क्या कह रहे हो बेटा, तुम्हारी माँ क्या धोखेबाज है? कैलाश जी ने पूछा। हाँ, धोखेबाज है मेरी माँ, और सारी उम्र इन्होंने मुझे बहुत धोखा दिया है। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? कैलाश जी थोड़ा गुस्से में बोले। मैं सारी कहानी सुनाता हूँ पिताजी। कहानी? कैसी कहानी? कैलाश जी ने फिर से पूछा और सुमित्रा तो एक कुर्सी पर बैठ गई कि पता नहीं उसका बेटा उसके बारे में क्या सोचता है और अब क्या कहने जा रहा है। पिताजी, आज आप तो जानते ही हैं कि आप पर दादा दादी और चाचा और बुआ की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी थी,
और आपकी नौकरी से एक सीमित आमदनी ही होती थी, जिससे पूरे परिवार का पेट तो भर जाता और ज़रूरतें भी पूरी हो जाती, लेकिन बचत के लिए कुछ न बचता। मैं पढ़ने में शुरू से ही बहुत अच्छा रहा और ये बात माँ जानती थी, क्योंकि मेरी हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर वही तो जाती थी और मैं हर क्लास में अव्वल आता। आप लोग यही समझते रहे कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन कोई ये नहीं जान पाया कि मुझे इस मेहनत करने के लिए प्रेरणा कौन देता रहा। मेरी माँ हर बार मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही, ये जानते हुए भी कि आपकी सीमित आमदनी है, फिर भी वह मुझे हमेशा कुछ बड़ा सोचने को कहती और ज़िंदगी में बड़ा बनने के लिए प्रेरित करती। घर में जो कुछ भी फल आते वह माँ अपने हिस्से के भी मुझे खिला देती, ये कहते हुए कि फल उन्हें अच्छे नहीं लगते। शायद ये पहला धोखा था पिताजी जो माँ हम सबको दे रही थी, लेकिन हम में से कोई ये बात समझ नहीं पाया। लेकिन आज मैं ये सब समझ सकता हूँ। माँ जानती थी कि मुझे आगे बढ़ने के लिए और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वह आपकी सीमित आमदनी में मुमकिन नहीं था, क्योंकि एक के बाद एक खर्चे आते जा रहे थे। चाचा और बुआ की शादी हो गई और उनकी शादी भी आपकी आमदनी से हुई। दादा दादी जी की बीमारी, सब खर्चों का बोझ आपके ऊपर ही था। चाचा जी को जैसे ही मौका मिला वह तो विदेश चले गए, लेकिन मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और कपड़ों की सिलाई का काम शुरू कर दिया। जब मैंने पूछा तो माँ ने कहा कि अब तो दादा दादी भी नहीं रहे, तो मेरे पास काम कम होता है और मेरा समय नहीं कटता, इसीलिए मैं ये सिलाई का काम शुरू कर रही हूँ। ये अगला धोखा था पिताजी जो माँ ने शायद आपको और मुझे भी दिया था, क्योंकि वह सिलाई के पैसे जो भी आते माँ बचाती रहती। और एक दिन जब मैं 11वीं में आया तो माँ ने इस शहर के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर में दाखिला कराने की बात कही। तो मैंने भी पूछा कि माँ पैसे कहाँ से आएंगे, तो माँ बोली वह सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर। माँ अपनी सिलाई के पैसों से मेरी कोचिंग के पैसे भरती रही। उस समय ना तो मुझे समझती, और जब आपने भी उन्हें एक बार पूछा तो वह बोली कि मैंने थोड़े पैसे आपकी आमदनी से ही बचा कर रखे हैं, और ये जो मेरा शौक है सिलाई का, इससे भी तो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो सब निकल जाता है। उनका उत्तर सुनकर आप भी आश्वस्त हो गए थे और मेरे देखते ही देखते माँ ने अपनी सिलाई का काम बढ़ा लिया था और मेरे लिए जो भी किताबें ज़रूरी होती वह मंगवा कर देती और मुझसे कुरेद कुरेद कर पूछती रहती कि मुझे कौन सी और किताबों की ज़रूरत है। आप जानते हैं पिताजी, जो भी पैसे आप खर्च के लिए माँ को देते उनमें से वह अपने खर्चे की कटौती कर मेरे लिए जमा करती जाती। शादी के बाद जितनी बार भी बुआ आई, माँ ने उन्हें तो हमेशा नई साड़ी देकर विदा किया, लेकिन कितने ही साल अपने लिए कोई नई साड़ी नहीं खरीदी, ये कहते हुए कि मेरे पास तो कपड़ों का ढेर रखा है, अभी वही नहीं पहन पाई तो नई लेकर क्या करूँगी। और आप यही समझते रहे कि मेरी बीवी को सादा जीवन ही पसंद है। लेकिन आज मैं ये बात समझ सकता हूँ कि माँ ने कैसे हम सबको धोखा देकर वह पैसे मेरे लिए बचाए होंगे। जब मैं रात भर बैठकर पढ़ाई कर रहा होता तो माँ अपनी सिलाई का काम लेकर मेरे साथ बैठ जाती और यही कहती कि मुझे नींद नहीं आ रही, विकास, इसलिए मैं भी तेरे साथ बैठ जाती हूँ। मेरा भी काम हो जाएगा और तुझे भी अकेला नहीं लगेगा। आप बताओ पिताजी, ये क्या धोखा नहीं था? सुमित्रा बेटे की बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहती जा रही थी और एक एक करके उसके आगे सारी घटनाक्रम याद आते जा रहे थे, जिन्हें तो वह कब का शायद भूल भी चुकी थी। लेकिन उसका बेटा वह सारी यादें अपने मन में दबाए बैठा था। विकास आगे बोला, प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया और इस काम में मुझसे ज्यादा माँ ने। मेरे जागने से पहले वह उठी होती और मेरे सोने के बाद ही सोती, जैसे वह परीक्षा मेरी न हो उसकी हो। और मैंने भी अपनी माँ की आंखों में भरा वह सपना पूरा कर दिखाया और मेडिकल परीक्षा बड़े अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली। फिर दिल्ली जाकर जब पढ़ने की बारी आई तो वहाँ का खर्चा कैसे होगा, इस बात की चिंता पिताजी आपको तो लगी ही थी, पर माँ निश्चिंत थी। शायद इस दिन के लिए ही हमें वह धोखा देती आई थी
और जब उन्होंने आपके सामने वह सारे पैसे रख दिए तो आपके पूछने पर हंसकर बोली, ये मेरी बचत के पैसे हैं। आप जानते हैं पिताजी, उनमें से आधे पैसे तो माँ की सिलाई और बचत के ही थे, पर आधे माँ ने अपने गहने बेचकर इकट्ठे किए थे शायद, और ये माँ का अगला धोखा था। और आपके पूछने पर माँ कह देती कि मुझे गहने पहनने तो ज़रा भी नहीं अच्छे लगते, इसलिए अंदर ही संभाल कर रखे हैं। मैं अपनी स्थिति जानता था, इसलिए दिल्ली में पढ़ाई के साथ साथ मैंने 2-3 जगह ट्यूशन भी पढ़ानी शुरू कर दी और कोशिश करता रहा कि आप लोगों से कम पैसे मंगवा सकूं। आखिर थोड़ी बहुत समझ तो मुझ में भी अब आ चुकी थी, और जब एमबीबीएस कर मैं घर आया तो माँ की खुशी देखते ही बनती थी। उस समय मैं सारी स्थिति जान चुका था। मुझे समझ आ गया था कि क्यों अभी तक माँ का सिलाई का शौक ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन शायद माँ ने मेरे लिए आगे भी सपना देख रखा था और मुझे एमडी करने के लिए प्रेरित करती रही, और मैंने माँ का ये सपना पूरा कर दिखाया। माँ, तुम सोच रही होगी ना कि मुझे ये सब कैसे पता चला। तुम्हें याद है जब मैं पिछली बार घर आया था तो इंटर्नशिप के पैसों से मुझे लगा कि मैं तुम्हें एक छोटी सी सोने की अंगूठी खरीद के दे दूं। वहां सुनार के पास जाकर मुझे पता चला कि तुमने तो कब के ही अपने सारे गहने बेच दिए हैं, और उस वक्त मुझे सारी धुंधली तस्वीर साफ होती नजर आनी शुरू हो गई। और मैं जान गया कि एक सरकारी दफ्तर के एक मामूली से कर्मचारी के बेटे का कॉलेज का खर्चा कैसे निकलता रहा। बस उसी दिन से मुझे तुम्हारे धोखे का पता चलता रहा, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आप सबके सामने। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ, एक ऐसी धोखेबाज माँ जिसने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे के भविष्य के लिए निछावर कर दी। तभी विकास अंदर गया और अपनी अटैची से ढेर सारी नई साड़ियाँ लाकर माँ की गोद में रख दी। ये लो माँ, मैं तुम्हारा कर्जा तो कभी नहीं उतार सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि तुम्हें हमेशा मुझ पर गर्व रहे और कभी भी मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का एहसास न करना पड़े। और आज से तुम्हारा ये सिलाई का शौक बंद। अब तुम आराम करोगी, और सिर्फ आराम। सुमित्रा की जोर से रुलाई फूट गई और उसने विकास को आगे बढ़कर अपनी बाहों में भींच लिया। वहां बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू बह रहे थे और सभी सोच रहे थे कि सच में एक ऐसी माँ का कर्ज तो विकास कभी भी नहीं उतार सकता, और एक सफल बच्चे के सफल होने के पीछे माता पिता का कितना बड़ा त्याग होता है। तभी अपने आंसू पोंछते हुए कैलाश जी बोले, ये रोने का नहीं, जश्न का मौका है। और सभी मिलकर हंसी खुशी से जश्न मनाने लगे और सबने आगे बढ़कर विकास को आशीर्वाद दिया और सुमित्रा और कैलाश जी को बधाई। थोड़ी देर बाद वहां उस घर में हंसी के ठहाके गूंज रहे थे और विकास अपनी माँ के साथ सब लोगों को खिलाने पिलाने में मदद कर रहा था। सुमित्रा बीच बीच में अपने आंसू पोंछ लेती, लेकिन विकास को देखते ही मुस्कुरा उठती। तभी विकास उसके पास आया और बोला, बस कर माँ, अब और कितना धोखा देगी, अब अपने आंसू पोंछ। अब तेरे मुस्कुराने और खुशी मनाने के दिन आ गए हैं। और उसने एक बार फिर से माँ को गले लगा लिया। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।